ओके, हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लास के बारे में देखो तो हम लोगों ने समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं उनका योगफल, है ना, सीखा था। तो योगफल के लिए एक सूत्र होता था, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला ये होता है और एक फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। देखो, ये नीचे वाला फार्मूला तब लगाते हैं जब हमें लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद मालूम, और ऊपर वाला फार्मूला तब लगाते हैं जब हमें सार्वंतर, पदों की संख्या और प्रथम पद मालूम हो। आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम है एक महत्वपूर्ण संबंध। देखेंगे हम लोग कि क्या होता है ये महत्वपूर्ण संबंध, कौन सा है ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो बच्चों मान लो यहाँ पे ना मैं तुमसे बोलूं कि चलो 4 पदों का योगफल दिखाओ, है ना, किसी भी एपी के लिए, तो तुम कहोगे सर अगर 4 पदों का योगफल पूछा जा रहा है तो प्रथम 4 पदों को लेंगे, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। फिर अगर मैं पूछता हूँ कि प्रथम 3 पदों का योगफल क्या होगा, तुम कहोगे सर a1 प्लस a2 प्लस a3। अब करो क्या, S4 में से S3 माइनस कर लो, ठीक है। समझना मेरी बात को, S4 में से S3 माइनस कर लो। तो जब तुम माइनस करोगे तो जो सेम चीज है वो कट जाएगी ना। a1 से a1 कैंसिल, a2 से a2 कैंसिल, a3 से a3 कैंसिल, बच क्या जाएगा, a4 बच जाएगा। इसी को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिख लो, इसको तुम ऐसे लिख लो, a4 इज इक्वल्स टू S4 माइनस S3। यानी कि अगर तुम्हें कोई पद निकालना है, ठीक है, तो वो पद कैसे निकाला जा सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना A4 यानी चौथा पद। A4 का मतलब क्या होता है, चौथा पद। तो चौथा पद का मतलब ये हुआ कि 4 पदों के योगफल में से 3 पदों का योगफल घटा दो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे बोलूं कि 9वां पद कैसे आएगा, तो तुम कहोगे कि सर 9 पदों के योगफल में से 8 पदों का योगफल घटा दीजिए। या फिर मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ 12वां पद कैसे आएगा, तो आप कहोगे कि सर 12 पदों के योगफल में से 11 पदों का योगफल घटा दीजिए। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कोई पद निकालना है तो उस पद के योगफल माइनस एक कम कर दो। अगर 12 है तो 11 कर दो, तो 11 पदों के योगफल को घटा दो, तो तुम्हारा आंसर देने लगेगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो इससे जानते हो एक फार्मूला बनाया गया। फार्मूला ये है कि ए एन बराबर एस एन माइनस एस n-1। n-1 क्यों यूज किया गया, क्योंकि एक कम आ रहा है ना बार बार। देखो यहाँ 4 था तो यहाँ 3 कर दिया गया। देखो यहाँ 12 था तो यहाँ 11 कर दिया गया। तो अगर यहाँ n है तो यहाँ n-1 कर दिया जाएगा। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करो, यानी कि A10 का मान पूछा जा रहा है। लिखा है कि यदि प्रथम 10 पदों का योग, S10 का मान दे रखा है 235, और प्रथम 9 पदों का योग यानी कि S9 का मान दे रखा है 220। अब बताओ फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है ए एन बराबर
एस एन माइनस SN-1, और यहाँ n की जगह पे कितना है 10, तो A10 बराबर S10 माइनस, अब 10 में से 1 जाएगा कितना आएगा 9 ही तो आएगा। अब वैल्यूज रख दो, S10 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 235, S9 की वैल्यू दे रखी है 220, घटा दो आप 15 आता है, यानी कि 10वां पद जो होगा बेटा वो 15 आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सब बच्चे नोट कर लो ताकि हम पोल में क्वेश्चन पूछें। सर थोड़ा ऊपर कीजिए, नीचे नहीं दिख रहा है। ओके बेटा। अभी ठीक है? यस सर। चलो इस क्वेश्चन को अब करके दिखाओ तुम सब लोग। सब बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया, आंसर करो। सर कितना का सही है? हाँ बेटा 6 बच्चों वाला सही है। सर इसमें तो दो दो छह है। अभी नहीं है देखो। क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ओके। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है। देखो AN बराबर होता है SN माइनस SN-1। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी है 10 है ना, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा S10 माइनस, अब 10 में से -1 मतलब होगा तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब इसके जगह पे हम 18 रख सकते हैं। सब बच्चों को आया समझ में? यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ।
तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 14 बच्चों का सही है। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी आंसर करो। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? नो सर। ओके ओके। हेलो सर। ओके, क्या पोल बंद कर दिया जाए? यस यस सर। सर। ओके। ओके, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान दो। यहाँ पर है ना कि 25वां पद ज्ञात करो, तो ए एन बराबर होता है एस एन माइनस 1। तो 25वां पद पूछा है S25 माइनस S24। S25 यानी 25 पदों का योगफल कितना दे रखा है? 1530। और 24 पदों का योगफल 1500। अब 1530 में से 1500 घटेगा तो 30 आएगा, तो बी वाला टिक करना था। चलो अब एक नई हेडिंग लगाओ। गाली सर। ओके। 5:30 वाली क्लास क्यों नहीं लेते? एक्चुअली बेटा उसके टीचर चेंज हो गए हैं एंड उसकी जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे चल रही हैं, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई मैं नहीं लेता। तो यूट्यूब पे आपको आई थिंक मोहित सर पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो उसकी क्लासेस करने का मतलब ये है यूट्यूब पे चल रही हैं, अब गूगल मीट पे नहीं हो रही है, इसीलिए मैं नहीं देता है। बिल्कुल। देखो बेटा यहाँ पे n पदों का योगफल है ना दे रखा है। कौन से n पदों का? तो प्रथम n पूर्णांकों का, वो भी कौन से? धनात्मक पूर्णांकों का। तो ये फार्मूला है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको नोट करो आप लोग, फिर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। फिर ये है क्या, नोट करो सब लोग।
ओके, देखते हैं क्या आपने ये नोट किया, पहले ये बताओ। यस सर। चलो अब ध्यान देना, ठीक है, जो उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो बेटा, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं ना, वो 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, एंड सो ऑन। अब मान लो ऐसे करके आप n पदों तक इसको लिखते हो और आपसे बोला जाता है कि इन सभी n पदों का योगफल बताओ, तो बेटा वो जो योगफल होता है वो Sn के बराबर होता है। Sn बराबर होता है n+1 बाई 2। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे n का अलग अलग मान रख के हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो क्वेश्चन देखो तुम लोग सब लोग यहाँ पे। देखो लिखा क्या है, लिखा है कि प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों के योग ज्ञात करिए। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी दे रखी है, 1000, और ये सब के सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं और इनका योगफल ज्ञात करना है। तो अभी तो मैंने आपको फार्मूला सिखाया था कि Sn बराबर होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे। तो n की जगह पे आप 1000 रखोगे, ऐसे 1000, n+1, n की वैल्यू 1000 +1 डिवाइडेड बाई 2। 1000 में 1 ऐड करो, यानी कि 1001 डिवाइड बाई 2। एक बात बताओ, इस 1000 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आएगा क्या, 500। तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 1001, मल्टीप्लाई करा लो बेटा। 5005, 2 जीरो यहाँ एक्स्ट्रा है, बढ़ा दो। यही आपका क्या होगा, 1000 पदों का योगफल होगा। सब बच्चे नोट कर लो, सब बच्चे नोट कर लो बेटा। कर लिया सर। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओ जल्दी से। सर जी 1275। ओके, 1275 आ रहा है। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पर n की वैल्यू 50 है, तो Sn बराबर n+1 डिवाइड बाई 2, 50 इंटू 50+1 डिवाइड बाई 2। 50 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 25, एंड इसका मल्टीप्लाई 51 में कराना है। तो इसका मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ रहा है, 1275। ओके, यस सर। सर चलो पोल पूछ लो। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पोल।
सर पोल ऑन कर। ऑन है। सही है सर। यस, बाकी लोगों का भी आंसर आने दीजिए। यस, 3 बच्चों वाला सही है। सर पोल बंद कर लो। दिया सर। चलो, तो मैं देख पा रहा हूँ टोटल 14 बच्चों का सही है। सब लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। 820 आएगा सर। अच्छा, तो यहाँ पर n की वैल्यू 40 है, तो Sn बराबर n n+1 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू 40 रख दो। फोर्टी को 2 से डिवाइड कर दो, 20 हो जाता है। 20 इंटू 40 एंड 1 मिलकर के 41, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, यानी 820। चलो, एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर दो बेटा। सर 3 बच्चों वाला किया है। हाँ, सही है। तेरह बच्चों वाला सही है, बढ़िया। कर लिया सर। बहुत बढ़िया। आ, बेटा, क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ओके, सब बच्चे अब चैट में आंसर कर सकते हैं। ओके,
सी का है। अच्छा, तो देखो बच्चों, फार्मूला होता है Sn बराबर n+1 अपॉन, में 2। यहाँ पे n की वैल्यू 200 है तो 200 रख लो। अब इस 200 को 2 से डिवाइड कर दो तो 100 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन 201 में होगा, तो 201 के बाद 2 जीरो इंक्रीज कर दो तो सी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। तो बच्चों ये जो चैप्टर है आपका पूरी तरीके से खत्म होता है, ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है, और उस न्यू चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। समझ पा रहे हो आप? तो बस एक सेकेंड रुको, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर पूछो, ठीक है। सर मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी नहीं होगी बेटा। अब होगी, है ना? हो रही है? यस सर। चलो, तो देखो बेटा, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि जो आपका जो चैप्टर नंबर 5 था, यानी कि समांतर श्रेणी था, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट होने पर अब हम लोग क्या करेंगे कि एक न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 8, और इसका नेम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या सब बच्चों को समझ में आया कि अब क्या स्टार्ट हो रहा है? बता दो जल्दी से। आ गया ना? ठीक है, तो सीखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में। देखो ये जो त्रिकोणमिति है, इंग्लिश में जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, यह 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्राई, एक है गॉन, और एक है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माँ। यानी कि हम गणित की एक ऐसी शाखा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें एक ऐसी आकृति होगी जिसमें 3 भुजाएं होंगी, ठीक है, और उन भुजाओं का उस आकृति के कोण से संबंध निकालेंगे। तो अगर मान लो सर कि लंब किसी आकृति में बटेकर 3 लॉन। बिल्कुल वही सारी चीजें आएंगी। अगर मान लो किसी आकृति में 3 भुजाएं हैं, ठीक है, तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताओ बताओ, है? तो जो त्रिकोणमिति होती है वो मेनली एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध को दर्शाती है, और इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखो, त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें मेनली एक विशेष प्रकार के त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति लगाना होता है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि कौन सा त्रिभुज है ये? तो बच्चों, यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की खास बात ये होती है कि उसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। सब बच्चे समझो, समकोण त्रिभुज की खास बात ये होती है कि उसका एक कोण 90 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है। सर त्रिभुज के नाम में ही लिखा है समकोण। हाँ, ये तो मैंने अभी लिखा। ठीक है, ये मैंने खुद लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि क्या आप इस स्तंभ की ऊंचाई बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बता सकते हैं? एक देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इस समकोण त्रिभुज का उपयोग करके बता सकते हैं हम लोग, ठीक है।
यहाँ पे त्रिकोणमिति लगाएंगे और हम लोग चीजों को बता सकते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है, तो देखो बेटा, कोई भवन है यानी कोई घर है, उसकी ऊंचाई निकालना है तो बता सकते हैं। पनडुब्बी जानते होगे, जो समुद्र के अंदर गहराई में तैरता है, तो पनडुब्बी की गहराई निकालनी हो तो बता सकते हैं। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी हो बता सकते हैं। जमीन से हवाई जहाज ऊंचाई पे उड़ रहा हो, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ये सब कुछ त्रिकोणमिति के द्वारा बताया जा सकता है। अब देखो, इस समकोण त्रिभुज में कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। देखो सर एक बार पीछे करना। हाँ हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ओके, देखो ये जो समकोण त्रिभुज है ना, थोड़ा इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ पे एक कोण है, ये जो कोण है, इस कोण के लिए ये जो भुजा ए बी देख रहे हो, इसको हम कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार बोलते हैं। फिर इस कोण ए के लिए ये जो इसके सामने वाली भुजा ये देख रहे हो ना, बीसी, इस भुजा बीसी को बोलते हैं लंब। और ये जो 90 डिग्री का कोण देख रहे हो, इसके सामने वाली ये जो भुजा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण। तो क्या आप इन तीनों भुजाओं को समझ पाए? आधार, लंब और कर्ण। बताओ बेटा, समझ पा रहे हो क्या? ओके, यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये जो कर्ण होती है ना, इसको हाइपोटेन्यूज। हाँ कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, क्योंकि कर्ण का इंग्लिश में नेम होता है हाइपोटेनियस। तो एच से डिनोट करते हैं। जानते हो, एक समकोण त्रिभुज में यह सबसे लंबी भुजा होती है। एक समकोण त्रिभुज में यह क्या होती है? सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। फिर अगर आधार के बारे में बात करें, तो ये जो तुम देख रहे हो बी से दिखाया गया है, ये आधार है। बी मतलब होता है बेस, क्योंकि आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो इस बेस का बी उठा करके यहाँ लिखा हुआ है। तो कहीं पर अगर बी लिखा हो तो समझ जाओ कि वो आधार है। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे पी है ना, पी से दिखाया गया है। और ये जो कोण देख रहे हो ना, ये कोण, इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। इसको हमेशा पी से दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने बात किया कि अगर कोण ए है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा, सामने मतलब सम्मुख होता है, ठीक है, तो लंब होती है। और इसी कोण के जो संलग्न लगी भुजा है, ये वाली, तो ये आधार होती है, ठीक है। तो आधार का मान यहाँ पर ए बी है और लंब का मान BC है। और ये तो बेटा कर्ण है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण का मान यहाँ पे क्या है? AC है। क्या आप समझ पा रहे हो? बेटा नोट करते हुए चलो, है ना, हर एक चीज नोट। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखो, अभी तक तो हम लोगों ने कोण ए से देखा था, है ना। तो कोण ए के सम्मुख वाली ये भुजा लंब बता दिया गया, इसके संलग्न भुजा ये वाली आधार बता दिया गया। लेकिन अब क्या करो, अब थोड़ा परिवर्तन करो। परिवर्तन ये कि जो कोण ए है उसको रहने दो,
अब कोण सी से देखो चीजों को, ये देखो सी है ना, इस कोण सी से देखो। तो अगर इस कोण सी से देखोगे तो इस कोण सी के सम्मुख भुजा कौन सी है, तो ये वाली भुजा सम्मुख भुजा है। तो अब यह आपका लंब कहलाएगा, किसके लिए, तो कोण सी के लिए। और इस कोण सी के लिए आधार का काम कौन करेगा, तो ये भुजा बीसी जो देख रहे हो, अब यह आधार का काम करेगा, यानी कि बेस का काम करेगा। और ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। बेटा अंतर समझ पा रहे हो, देखो कोण बदलने से चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। तो कोण सी के लिए लंब आपका होगा ए बी, और कोण सी के लिए आधार होगा तुम्हारा बी सी। थोड़ा सा ध्यान दो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा लास्ट तक, ठीक। अब यहाँ पे कुछ सवाल पूछे हुए हैं तुम लोगों से। पहला सवाल पूछा है कि कोण पी के लिए लंब बताओ। कोण पी कहाँ है, देखो कोण पी यहाँ है, यहाँ। तो इस कोण पी के लिए जो सम्मुख भुजा होगी उसी को तो लंब कहेंगे। तो कोण पी की सम्मुख भुजा कौन सी है बताओ। सम्मुख मतलब सामने, है ना, लंब सर। ठीक है। लंब, तो लंब का मान यहाँ पे क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा। यस फिर सर। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कोण पी के लिए आधार बताओ। तो कोण पी के आधार के लिए अगर देखो तो ये जो भुजा है जो पी क्या संलग्न के साथ में लगी होती है, पी तो क्या भुजा, सर? हाँ पी क्यू इसकी आधार होगी। आधार है। चलो अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे तीसरा सवाल बदल दिया गया, कोण आर के लिए लंब पूछ रहा है। तो बताओ जरा क्या कोण हुआ? आर के लिए लंब क्या होगा, क्या हुआ सर? फिर से बोलो। क्या हुआ सर? आर क्या हो? नहीं 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 नहीं, मैं, आर क्या हो? ठीक है सुनो मेरी, पी क्या हुआ? पी क्या हुआ सर? पी क्यू है ना, यस। तो देखो बेटा कोण आर के लिए लंब का काम ये वाली भुजा करेगी। तो जो पी क्यू भुजा है ये अब तुम्हारा लंब होगा कोण आर के लिए। कोण आर के लिए आधार बताओ। क्यू आर। वेरी गुड। तो कोण आर के लिए आधार का मान क्यू आर हो जाएगा। और दोनों ही स्थितियों के लिए कर्ण का मान, तो कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा पी आर। पी आर। यस सर। आया समझ में। बताओ आया समझ में, ठीक है। तो दो दो वर्ड है ना, उनको मैं थोड़ा और तुमको समझा देना चाहता हूँ। संलग्न का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हिंदी वर्ड है। देखो संलग्न का मतलब है जो साथ में लगी भुजा है, साथ में लगी भुजा। तो अगर कोण सी के लिए हम संलग्न भुजा के बारे में पूछें, तो जो सी के लिए लगी भुजा होगी वो कौन सी होगी, ये बीसी वाली। और इसी संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। और इस कोण सी के सम्मुख भुजा, दूसरा वर्ड है सम्मुख। तो सम्मुख मतलब होता है सामने वाली। तो कोण सी की सम्मुख भुजा जो होती है वो होती है आपकी लंब। चलो अब पोल में क्वेश्चन करके देखो। पूछा जा रहा है तुम लोगों से कर्ण का मान बताओ, ठीक है, इस वाले में। कर दिया सर मैंने। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, 3 बच्चों वाला सही है, गुड।
13 बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? मेरे को तो काम नहीं है। जी जी, लेकिन अचानक अचानक शादी तो अचानक ही होती माइक बंद रखो। देखो बेटा, यहाँ पर कर्ण पूछा जा रहा है ना, तो देखो ये जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये जो LM देख रहे हो, ये कर्ण का काम करेगी। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। लिखा है कि समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR में कोण P की सम्मुख भुजा बताइए। देखो कोण P कहाँ पे है? देखो कोण P यहाँ पे है। इस कोण P की हमें सम्मुख भुजा बतानी है। चलो बताओ तुम लोग। जी RQ। सब बच्चे पोल में बताइए, ठीक है। कोण P के लिए सम्मुख भुजा बताना है। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? चलिए यस अब सर। इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो यार, कोण P के सम्मुख भुजा के बारे में बात हो रही है। P मतलब ये है, और सम्मुख भुजा मतलब ये जो आप देख रहे हो ना RQ, ये सम्मुख भुजा। तो उस हिसाब से आपको C वाले को टिक कर देना चाहिए था। सब बच्चों को आया समझ में? यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ठीक है,
क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है। पूछा हुआ कि कोण Z की संलग्न भुजा, देखो Z कहाँ पे है, Z देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो इस कोण Z की संलग्न भुजा पूछी जा रही है। दोनों चीजें आपके लिए डिस्कस की जा चुकी हैं कि संलग्न क्या होता है और सम्मुख क्या होता है ना। सब बच्चे आंसर करो। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? ठीक है, ध्यान दो। तो कोण Z की संलग्न भुजा, संलग्न मतलब जो साथ में लगी हुई हो, तो Z के लिए जो साथ में लगी भुजा है वो कौन सी है? तो ये आपका YZ है ना। यहाँ से लेकर के आप जो ये देख रहे हो, तो आपको B वाले को टिक कर देना चाहिए था, ठीक है। आगे कंटिन्यू कर लें हम? चलो ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो पूछ लो आप। सर